नाम लिखा Right now, setting starting with the new chapter now. We have finished Bills of Exchange, right? Yes. Final accounts और BOE अच्छे से अपना मॉड्यूल एंड ऑल परफेक्टली गो थ्रू करते रहना। पानी बहुत गिर रहा है क्या? ये दिस पानी तो नीचे आएगा ना यार। वो है ना थोड़ा सडनली टेम्परेचर सब डाउन हुआ ना, इसके लिए जाएगा वो। अभी रिगार्डिंग योर टेस्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड का टेस्ट तो 15 तारीख को है आपका BOE एंड फाइनल अकाउंट, बराबर है? नाउ Twenty-seventh of June. I think it's a Friday. उस दिन आपका टेस्ट होगा for BOE and final. Okay? CA का टेस्ट होगा 27th of June. 27th June. I think it's a Friday. 29 को एडमिशन है। हाँ, 29th को एडमिशन है। 29th को एडमिशन ऑफ पार्ट है, 12th का टेस्ट है। फिर बोलना मैं 2 टेस्ट बैक टू बैक आ रहा है, मैं बहुत एडवांस में बोलूँगा। 29th में आपका 12th का एडमिशन ऑफ पार्टनर है, वो तो है ही। 27th को वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी 12th का BOE फाइनल अकाउंट्स इज ऑन 15th। CA का BOE फाइनल अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, BOE में नॉर्मल और अकोमोडेशन सब मिला के set the pattern also, that is on 27th Friday, okay? And आपका इसका अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 12th स्टैंडर्ड, that's on 29th, ठीक है? वेल इन एडवांस आई एम टेलिंग यू, एंड एडवांस में बोलने का ये रीजन है कि यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थोड़ा थोड़ा। व्हेन यू नो ना, you have the dates and everything,
इनफैक्ट जिसका डेट्स भी नहीं है, अगर वो भी आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू गिव टेस्ट। अब मुझे ये लास्ट मिनट बर्डन लग रहा है कि इतना टेस्ट है, बैक टू बैक है, नहीं होगा पढ़ाई, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब टेस्ट का टाइम आता है उसके एक हफ्ते पहले आप पढ़ाई करना देखने का चालू करते हो। तो प्लानिंग से अगर आप पहले से करते रहो, 7 से 8 सम सॉल्व करके प्रैक्टिस करने, 15 दिन है एडमिशन के, 2 दिन में एक सम भी किया तो भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आराम से स्मूथली हो जाएगा। इवन फाइनल अकाउंट्स, इवन बीओए का टेस्ट, जितना भी सीए का है, सब काम हो जाएगा। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है ना, इंटर में आपको बहुत लड़ेगा, अदरवाइज इंटर में है ना पोस्ट ऐसा है कि 17 महीने का पोर्शन है और 8 महीने में करने है, 17 मंथ का पोर्शन इन 8 मंथ्स, दैट इज द मेन ट्रिकी पार्ट इन इंटर। तो उधर एकदम ही रेगुलरिटी डे 1 से फ्रंट फुट पे खेलने का है। डे 1 से अगर आप रेगुलर करते रहोगे ना, तो इंटर भी 2 ग्रुप्स इजीली यू कैन क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन रैंक के साथ। रेगुलरिटी इज मस्ट, ओके। 15th 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स भी हुई 15 तारीख। ये तो मैं 8 को करने वाला था, अभी 15 तारीख को ले रहे हैं अपन, कल नहीं है, 15 को है, फिर 29 को सीधा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, यू नो द डेट्स, 15 का टेस्ट है, 29 का टेस्ट है, 27 का टेस्ट है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, बराबर है। एंड yeah, module ही करना है। For CA exam you have to refer through module, solve all the sums of module properly, and 12th का मैं आपको important sum भेज दिया है, practice from important sum। CA का it is main thing is module, first test के बाद you have got an idea what is the level, what is the difficulty, that is all module based। 90% of the paper will be module based, module अच्छे तरीके से करो। हाँ, सीए बोर्ड का पेपर, आईसीए का वो अगर टाइम है तो पहले मॉड्यूल के बाद पहले पेपर मॉड्यूल में से ही आएगा। हाँ, तो इसका मतलब वो वेकेशन पे एक क्वेश्चन नहीं किया, अभी आ सकते हैं कुछ ये एग्जाम में पैटर्न भेज दूंगा, सब पैटर्न भेज दूंगा, स्टार्ट रेफरिंग टू मॉड्यूल। एंड मेरा टेस्ट के लिए ही मॉड्यूल, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। आईसीआई का पेपर 12 पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं विद सोल्यूशन, आपके ग्रुप पे है, उनको ओपन करो, पीडीएफ ओपन करो और चेक करो क्वेश्चन, सारे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे। कभी कभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करेंगे, अमाउंट्स डबल कर देंगे, सेम क्वेश्चन स्कूल में पूछते थे वैसा कर देंगे कभी कभी। 90% ऑफ द पेपर इज मॉड्यूल बेस्ड ओनली। मॉड्यूल करके गए तो पक्का 85-90 आराम से टच कर सकते हैं, समझा। 10% ही बाहर गया, उधर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, वो भी मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं, क्रैक हो जाता है मॉड्यूल, मेन थिंग। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Decrease in the value of a fixed asset due to usage, due to wear and tear, बराबर है? Yes sir. अब which accounting standard governs depreciation? What are accounting standards? Accounting standards are nothing but formalized concepts. आपके concept पता है आपको? कौन से concepts हमने किए थे? Matching concept, match of intermediate expense, conservatism, provide for losses, not provide for gains, going concern, business will run for long period of time, accrual, income और expense earned और incurred में दिखाओ, paid पे नहीं दिखाओ, business entity, business अलग है, businessman अलग है। ये सब concepts क्या थे? unsaid rules थे, आपको करने ही, आपको पता हो ना पता हो, करने ही follow, तो maintain the records in the best possible manner। तो कंसेप्ट में आपको बोलूंगा यार कंसेप्ट फॉलो कर, यार अक्रूवल फॉलो कर, इनकम मत दिखा, एक्सपेंस दिखा,
यार तो कंजर्वेटिव अक्रूवल फॉलो कर, इनकम अर्न्ड बेसिस पे दिखा, रिसीव्ड पे मत दिखा, एक्सपेंस इनकर्ड पे बेसिस पे दिखा, पेड आउटस्टैंडिंग सब दिखा बुक्स में। मैं आपको बोलेगा कंजर्वेटिज्म कर, लॉसेस प्रोवाइड कर, इनकम प्रोवाइड मत कर, बोले जा भाई मैं नहीं करने वाला। तो ये चीज कंपलसरी नहीं है, कंसेप्ट फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो अकाउंट्स, आपको रूल्स पता है, इसलिए आप कंसेप्ट के थ्रू जा रहे हो। कोई लेमैन है उसको मैं ना बोलूं तो वो तो क्या सोचेगा, इतना एक्सपेंस मैंने किया, मैं रिकॉर्ड कर देगा, कैश सिस्टम फॉलो कर देगा। तो दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज आपका प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं रहेगा। ये एवरीथिंग, जितना कंसेप्ट है, जितना स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट? कंपैरिजन। ये सभी चीज फॉलो करना क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन किसका? अपना प्रॉफिट्स पास्ट ईयर विद करंट ईयर एंड कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट विद योर प्रॉफिट। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं मार्केट में और बहुत सारा एनालिसिस होता है, तो कौन सी कंपनी बेटर है, किसमें इन्वेस्ट करना है, आप उसके अकाउंट्स देख के डिसाइड करते हो, रिजल्ट्स देख के डिसाइड करते हो। और रिजल्ट कंपेरेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शार्क टैंक वही कंपैरिजन कैसे करते हो आप? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। तो वो अगर अकाउंटेबिलिटी सेम तरीके से फॉलो कर रहा है तो ही कंपेरेबल रहेगा। अगर एक कोई कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, एक कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो विल दैट बी कंपेरेबल? कंपेरेबल होगा ही नहीं। तो सारा कंसेप्ट, सारा स्टैंडर्ड इसीलिए बनाया जाता है कि ये चीज क्या हो? कंपेरेबल। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बोलूंगा कंसेप्ट फॉलो करो, आप बोलोगे जा भाड़ में, मैं नहीं करने वाला। तो कंपनीज तो लिस्टेड होती है, अभी छोटे बिजनेसेस कंसेप्ट ना फॉलो करें उसका प्रॉब्लम, उसका अकाउंट्स इतना लोग देखता नहीं है। बट बड़ा बिजनेस अगर कंसेप्ट फॉलो ना करे तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत सारे लोग रिलेटेड है उसके साथ। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। क्या बनाए गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हु मेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ICAI in consultation with finance ministry, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाता है, and it is applicable to all public limited companies। जितना भी कंपनी लिस्टेड है सबको स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी। तो व्हाट आर स्टैंडर्ड? योर कंपलसरी कंसेप्ट, ऐसे समझ लो। स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट कंपलसरी कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स को फॉर्मलाइज कर दिया, फॉर्मलाइज कंसेप्ट्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। अभी झक मार के फॉलो करना है, अभी तो फॉलो नहीं करेगा तो तेरा अकाउंट्स ऑडिट नहीं होगा। अकाउंट्स ऑडिट नहीं होगा मतलब तेरा अकाउंट्स वैलिड गिना नहीं जाएगा। ऐसा ऑडिटेड अकाउंट में भी लोचा होता है, CA लोग सब जोड़ करके देते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कंपेरेबल करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। इज दिस क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। AS1 है, डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, बोलता है कि जो भी पॉलिसी फॉलो की उसको डिस्क्लोज करो। AS2 है स्टॉक वैल्यूएशन। लोग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, उस पे वैल्यू करते हैं, बराबर है? तो वही स्टैंडर्ड बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये जो भी स्टॉक लो, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, और उसका वैल्यूएशन का टेक्निक बनाया गया। दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, सो दैट कंपलसरीली सब लोग फॉलो करें और कंपेरेबल हो जाए डेटा। बात समझ आई? तो which accounting standard governs depreciation? So accounting standard 10। क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि भाई जो भी मेथड से डेप्रिसिएशन करना है करो, लेकिन करो आपको अपने एसेट पे जो भी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, FIM से करना है, RBM से करना है, और 2-3 मेथड हम लोग लर्न करेंगे, उससे करो चलेगा, बट करो। डेप्रिसिएशन दिखाना जरूरी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूजिंग। कौन सा एसेट डेप्रिशिएट होता है? करंट एसेट डेप्रिशिएट होता है। क्यों? लाइफ एक साल है, तो कैसे करेंगे? तो साले आप लोग रिवाइल में तो करते हैं एडमिशन रिटायरमेंट स्टॉक डेप्रिशिएटेड, स्टॉक अप्रिशिएटेड। वो एक साल का डेप्री नहीं है, वो आपको मार्केट वैल्यू पे ला रही है। यू आर ब्रिंगिंग योर
बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। ईयर ऑन ईयर आपका एसेट, करंट एसेट कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, सॉरी, कौन सा होता है? फिक्स्ड एसेट। एक एसेट ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, लैंड डेप्रिशिएट नहीं कर सकते आप, उसको छोड़ के सारे मैनमेड एसेट डेप्रिशिएट होते होते और होते ही है। मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मोटर वैन हुआ, डिलीवरी वैन हुआ, एयर कंडीशनर्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, दैट इज बाउंड टू बी डेप्रिशिएट। लैंड क्यों डेप्रिशिएट नहीं कर सकते? लैंड का भी तो भाव कभी कभी घट जाता है, डिमांड घट गई, भाव घट गया, तो डेप्रिशिएट नहीं करोगे लैंड को? ओवरऑल अप्रिशिएट होता है, ठीक है, मोस्टली अप्रिशिएट होता है, लेकिन कभी कभार कुछ हो गया, एक अभी बहुत अब बॉटलनेक वैल्यू हो गया, फिर डिमांड दूसरी जगह चली गई, लैंड का वैल्यू घटने लगा, स्टिल कैन आई डेप्रिशिएट इट इन द बुक? टाइम, life is unlimited. So that brings us to very important point. Depreciation for any asset is dependent on 3 factors. What are the 3 factors on which depreciation is dependent? Cost, scrap value and estimated life. यहाँ पे आके मार खा जाता है लैंड। लाइफ ऑफ लैंड इज, तो आप डिनोमिनेटर में कितने भी साल डालो डाल सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं। बाकी सब एसेट की लिमिट है ना, लाइफ है। फर्नीचर मे बी 10 years, 15 years, मशीन है 15 years, 10 years, शिप्स हो गए 3 साल 4 साल, ज्यादा 5 साल, कंप्यूटर्स हो गए आपके, कंप्यूटर्स हो गए 3 साल 5 साल, एरोप्लेन हो गया 20 years। सो ऑल दीज आर एसेट्स जिसका लाइफ डिसाइडेड है। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है कि नहीं होता? पेटेंट्स 10 साल का लिया, 10 साल में डेप्रिशिएट होगा। गुडविल अगर आपने किसी से परचेज किया है, उसको 3 से 5 साल के ऊपर राइट ऑफ करोगे, ये अलग से नाम तो बेच नहीं सकते आप। गुडविल, पेटेंट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, अभी आईपीएल का कॉपीराइट्स लिया है, 5 साल का लिया है, 5 साल के बाद वापस बिल्ड करना पड़ेगा, और जियो हॉटस्टार ने लिया है अभी, तो वो भी डेप्रिशिएट होता है। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड नेम, एवरी टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट डेप्रिशिएट्स, क्योंकि उन तीनों के ये फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। लैंड का लाइफ अनलिमिटेड होता है, तो लैंड डेप्रिशिएट होता नहीं। इज दिस क्लियर? बाकी सारा एसेट डेप्रिशिएट होता और होता। और डेप्रिसिएशन सिर्फ यूजेज के वजह से होता है कि टाइम पैसेज की वजह से भी होता है? टाइम के पास होने से भी हो जाता है, टेक्नोलॉजी के चेंज करने से भी हो जाता है। इन शॉर्ट, आपके पास एसेट आ गया, इंस्टॉल करके चालू कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। एसेट लाने के बाद इंस्टॉल करके स्टार्ट करना जरूरी है। बटन दबा के इंस्टॉल करके चालू करने का समय आ गया, वहां से एसेट का डेप्रिसिएशन हो जाता है। बराबर है? बॉक्स में बड़ा एसेट वहां पे डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, बट आ गया, इंस्टॉल कर लिया, वहां से डेप्रिशिएशन का मीटर हो जाता है स्टार्ट। फिर वो एसेट आप पूरा टाइम यूज करो, थोड़ा टाइम यूज करो या ना करो, ऐसे ही रख दो 2 साल 3 साल तक, तो वो डेप्रिशिएट होने वाला है कि नहीं? पासेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा बेटर एसेट आ गया, इसका वैल्यू घटने वाला है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता ही है, कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रहता ही है। इज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस? Non-cash expense. What is the journal entry for depreciation? Depreciation to assets. It's a non-cash expense. Depreciation बढ़ा, asset घटा। अब depreciation चार्ज ना करो तो चलेगा? क्यों? क्या गलत होगा? गलत वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लॉस, इट इज वन ऑफ द एक्सपेंस। एसेट का वैल्यू भी गलत ही दिखेगा। अब मैं ये एयर कंडीशनर वाला एग्जांपल, 50,000 का एसी है, 5 साल की लाइफ है, या ये फर्नीचर है, 1 लाख का फर्नीचर है, 10 साल की लाइफ है, तो हर साल मुझे 10,000 से डेप्रिशिएट करना है। तो पहले साल 1 लाख माइनस 10 90 दिखेगा, फिर 90 माइनस 10 80, फिर 80 माइनस 10 70। तो मुझे पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ एसेट घट रहा है, टाइम टू रिप्लेस द एसेट हैज कम। मैं इसको जाके रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन करूं ही ना तो बड़ा रहेगा एसेट।
कोई कोई बिजनेसेस है जो करते नहीं है, एप्रिसिएशन दिखाते ही नहीं है बुक्स में कि हमारा ये तो एक्सपेंस है, हमारे तो एसेट है, हमको चाहिए हम खरीद लेंगे। बराबर है, आपको चाहिए आप खरीद लोगे, लेकिन अकाउंट से प्राइम रूल है, शो ट्रू एंड फेयर व्यू, डिस्क्लोजर ट्रू एंड फेयर व्यू, जैसा है वैसा दिखाने का। तो अगर आप एसेट मेरा अभी डेप्रिशिएट होकर 40,000 का हो गया है 6 साल से, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 1 लाख, सही है कि गलत है? इन्फ्लेटेड वैल्यू हो जाएगी बिजनेस की, क्या हो जाएगी? एसेट वैल्यू ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट्स भी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने खर्चा दिखाया नहीं है। तो शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे मेरे शेयर्स में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। फिर सडनली मैंने डेप्रिसिएशन दिखा दूं 6-8 साल के साथ में, तो डेप्री एक्सपेंस, प्रॉफिट घटेगा, एसेट का वैल्यू भी धड़क से घटेगा, और वैल्यू ऑफ बिजनेस भी घटेगा, और शेयर प्राइस भी जाएगा। इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन दिखाना जरूरी है, करेक्ट प्रॉफिट के लिए, करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। एसेट रिप्लेस कब करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को इतना वेटेज दिया गया है, डेप्री नाम का पूरा चैप्टर बना दिया। इट्स जस्ट एन एक्सपेंस। तो साला सैलरी नाम का कोई चैप्टर है, रेंट नाम का कोई चैप्टर है, कमीशन नाम का कोई चैप्टर है, डेप्री नाम का क्यों पूरा चैप्टर दे दिया? इतना क्यों फुटेज दे रहे इसको? क्योंकि साला ऐसा है खतरनाक एक्सपेंस कि नहीं दिखाओगे ना तो वाट लग जाएगी। मतलब नहीं दिखाओगे तो बुक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और दिखाओगे ज्यादा दिखा दिया किधर तो घट जाएगा। और ये चीज ऐसी है कि कभी भी एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाला नहीं है। इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, इट इज एन एस्टिमेटेड। दैट्स व्हाई वी राइट कॉस्ट तो पता है अपने को, लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड। और लाइफ भी क्या है? एस्टिमेटेड। तो कभी भी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डेप्री मिलने वाला नहीं। आप लोग यस यू कैन यूज इट। देखो ये एयर कंडीशनर है, 5 साल की लाइफ है, 50,000 का एसी है, 5 साल की लाइफ है। पहले साल 10 से हुआ डेप्री, कितना हुआ? 40। दूसरे साल 10 से डेप्री किया 30, तीसरा साल 10 से किया 20, तीसरे साल। हर साल एसेट को रिव्यू करना होता है। आपको क्या करना होता है? रिव्यू। हर एक फिक्स्ड एसेट का रिव्यू लेना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता ही है हर एक एसेट का हर साल रिव्यू लो। तीसरे साल के एंड में मेरे को लगा कि नहीं एसी का कंडीशन अच्छा है, और 2 साल नहीं और 4 साल चलेगा, और 2 साल नहीं और 4 साल चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा पता है? सीधा 20,000 को डिवाइड बाय 2 नहीं मारूंगा, डिवाइड बाय 4 मार दूंगा। तो 5,000 जहां आपको पता चले कि एसेट की लाइफ बढ़ गई है या घट भी सकती है। मुझे लगे 3rd ईयर में बारिश गिर गया, जंग लग गया, 1 साल में खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा 20 उसी साल राइट ऑफ कर दूंगा। एसेट बुक्स में तभी दिखना चाहिए जब उसके अंदर वैल्यू है। बैलेंस शीट में एसेट आप तभी दिखा सकते हो जब उसके अंदर वैल्यू है। वैल्यू मतलब बेचोगे तो इतना पैसा आना चाहिए। अगर वैल्यू ही नहीं है तो एसेट दिखा के मतलब फिर सी बनाने वाला काम हो गया ना, ऐसी उल्लू बना रहे हो पब्लिक को। बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखा दिया है वही, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलाउड नहीं है। मैं अपनी गुडविल 10 लाख रुपए ऐसी दिखा दूं, मेरा गुडविल 10 लाख। अरे कोई पैसा दिया क्या मेरे को 10 लाख उसका? फेक एसेट हवा में से बुक में दिखा, इसलिए आप जो रेस करते हो गुडविल वगैरह वो सब अभी निकाल दिया, वो सब करते नहीं। 12th में अभी भी चल रहा है, बट सेल्फ जनरेटेड एसेट हवा में ऐसे ही दिखा नहीं सकते। वन सेकेंड, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, एसी का एग्जांपल समझा? द मोमेंट यू फाइंड कि यार इसकी वैल्यू खत्म हो गई, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देने का? डेप्रिशिएट। ओके, नाउ इसने अभी पूछा कि सर आपने इसी पहले साल डेप्रिशिएट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साल डेप्रिशिएट कर लिया। ओके, 50,000 का 40, 30, 20, 10, 0 हो गया, फिर भी चल रहा है, 5वें साल के बाद भी चल रहा है। फिर तू अरे मेरे को डेप्रिशिएट कर दिया, वैल्यू 0 अभी नहीं रखना, खराब हो जाएगा बिजनेस, बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं होता। तो आपको ठीक है ना, ऐसे चल रहा है, उसकी फिजिकल लाइफ इंटैक्ट है, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। फिजिकल लाइफ तो उसकी
इंटैक्ट पड़ी है तो बेचने वाचने का जरूरत है कि नहीं? बुक्स में दिखेगा, वैल्यू जीरो रहेगा, उसका वैल्यू नील रहेगा, बुक्स में जीरो रहेगा वैल्यू। अब जितना वापरना वापरो, बुक्स में वैल्यू। फिर जब भी भंगार में बेचोगे जो 2-5 हजार जो भी आया वो क्या हुआ आपका? प्रॉफिट हो गया, वो आपका बुक्स में जीरो वैल्यू है। क्यों एसेट पड़ा है, इंफॉर्मेशन के लिए आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाओ जीरो वैल्यू हटा दो उसको बुक्स में से तो भी चलेगा, जीरो वैल्यू है। बट जब भी बेचोगे तब 0 का 5 में बेचा या 0 का 6 में या 0 का 4 में बेचा तो दैट्स योर प्रॉफिट। 0 का एसेट 4 या 5 में गया, दैट्स योर प्रॉफिट ऑन सेल, एंटायर अमाउंट विल बिकम प्रॉफिट। बट यू कैन यूज द एसेट, पॉसिबल है, क्योंकि काफी बिजनेस में ऐसा होता है। अभी कंप्यूटर्स है ना, उसमें आईटी वाले 60% डेप्रिसिएशन देते हैं। कितना? 60। तो 60% अभी कंप्यूटर खरीदा 1 लाख का लैपटॉप, 60% डेप्रिसिएशन मार दिया फर्स्ट ईयर, कितना बचा? वो लोग आरबीएम फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 40,000 का 60% मारा तो 24 हो गया। तो 2 साल में तो ऑलमोस्ट वैल्यू खत्म। 2 साल में लैपटॉप खत्म हुआ है तो चलेगा 4-5 साल, करते रहो, चलाते रहो, मारते रहो डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? कि आरबीएम है ना, आईटी डिपार्टमेंट फॉलोज ओनली वन मेथड, दैट इज आरबीएम। इनकम टैक्स वाले एक ही फॉलो करते हैं, यू नो ना, आरबीएम एफआई बेसिक क्या है, एफआई में इक्वली करते हैं, आरबीएम में रिड्यूसिंग वैल्यू करते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट आरबीएम ही मानता है, तो करो ठीक है, वो कभी जीरो नहीं होने वाला बट चलते रहेगा। फिर जिस साल वो डेप्रिशिएट होके लग रहा है आपको लास्ट ईयर उतना पूरा डेप्रिसिएशन मार देना उसको, वो आईटी डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स वाला आपको टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त आरबीएम मारेगा, बट आपको जरूरी नहीं है कि आरबीएम ही फॉलो करना। आप अकाउंट्स को फॉलो करते हो, फाइनेंस को फॉलो करते हो, द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हो, तो आप जो मेथड है वो फॉलो कर सकते हो। आपका डेब्री और आईटी डिपार्टमेंट का डेब्री अलग अलग आए तो आईटी डिपार्टमेंट का डेब्री लगा के प्रॉफिट ढूंढ के आपको टैक्स भर देने, डेब्री उसका लेके टैक्स भर देने का, लेकिन बाद में बुक्स में वापस अपना डेब्री दिखाते रहेगा। वो खाली टैक्स पेमेंट का कैलकुलेशन के लिए काम आता है, बाकी कोई काम नहीं। तो आपको अपना ही जो मेथड है वो फॉलो करते रहना है, एफआई हो चाहे आरबीएम हो चाहे दूसरा कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो माय थिंग वाज दैट ओनली कि तो अभी शिप्स उस पे 90% डेप्री रहता है एक साल में, 90% डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? तो वो होते भी है रोड ऐसे पानी वानी में जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स 3 से 4 साल की लाइफ, उसके बाद तो जाते ही है। तो लेकिन अगर चल गए यूज करते रहो बिंदास, समझ में? नाउ देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयड बाय द बिजनेसेस। 90-95% बिजनेसेस 2 मेथड अप्लाई करते हैं। कौन से? FIM एंड RBM। FIM एंड RBM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग। FIM एंड RBM। चलो अभी FIM में क्या होता है? यू चार्ज योर डेप्रिसिएशन इक्वली। समझो एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 6,000, सिंपल एग्जांपल, और लाइफ है 3 साल, स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो अगर FIM कर रहा हूं तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा हर साल? 2000, 2000, 2000। बट वही एसेट पे अगर RBM चार्ज किया तो क्या होता है? RBM का पैटर्न याद है आपको? इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम। क्या टोटल डेप्री अलग होता है दोनों में? Just the distribution pattern is different. Just that the distribution pattern is different. Under FIM it is 2-2-2, but under RBM it is 3-2-1. बराबर है? What is the formula for FIM? Anyone remembers? Formula: depreciation is cost minus scrap upon life, which is 6 minus the scrap nil है upon 3, which is 2000. You know what is the formula for RBM? Anyone? दिया था मैंने? 1 minus nth root of scrap upon cost into 100. ये 1 minus n मतलब लाइफ, स्क्रैप हमने 0 लिया है
जीरो लिया है, बट पूरा जीरो न्यूमरेटर लूंगा तो सब जीरो हो जाएगा. I'll take 1 rupee. Cost is 6,000 into 100. That is the rate of RBI. ये आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लॉग वगैरह लेके करना पड़ेगा, बट दैट इज द फॉर्मूला फॉर RBI. आपको रेट्स दिया होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको रेट्स दिया होगा. आपको सिर्फ पता होना चाहिए पैटर्न क्या है. FIM में पैटर्न क्या है? हर साल इक्वल, हर साल इक्वल डेप्री. एंड RBM में डिक्रीजिंग, reducing balance. ओके, शुरू में ज्यादा डेप्री चार्ज करते हो, लेटर ईयर्स में कम डेप्री चार्ज करते हो. शुरू में ज्यादा डेप्री चार्ज करते हो, लेटर ईयर्स में कम डेप्री चार्ज करते हो. तो शुरू में होगा 3,000, फिर 2,000 और फिर 1,000. इज दिस क्लियर? शुरू में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम डेप्री. अभी कौन सा वाला मेथड बेटर है? क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं. एसेट के साथ एक और खर्चा लगा रहता है, दैट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. कोई भी एसेट पे आप चाहे उसको डेप्रिशिएट करो ना करो, रिपेयर तो करना ही पड़ेगा. इनफैक्ट डेप्रिसिएशन और रिपेयर से कोई लेना देना नहीं है. आप अगर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करते ना तो और जल्दी खराब हो जाए. तो रिपेयर तो झक मार के करना पड़ेगा. अब रिपेयर का ट्रेंड कैसा रहे? नया एसेट ज्यादा रिपेयर मांगता है कि पुराना? पुराना वाला ज्यादा मांगता है. तो इमेजिन करो इसी एसेट पे रिपेयर करवा रहे हो, तो शुरू वाले साल में रिपेयर कम रहेगा, लेटर ईयर में ज्यादा रहेगा. शुरू में 1, फिर 2, फिर 3,000 मांगेगा. बराबर है. रिपेयर का ट्रेंड इज व्हाट? इनिशियल ईयर में कम खर्चा होता है और लेटर ईयर्स में ज्यादा खर्चा होता है. अब ये दोनों खर्चा मिलाओ तो कितना होता है? 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स? पहला साल खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, फिर खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, फिर खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम. तो धीरे धीरे प्रॉफिट्स चेंज होएगा. मेरे को लगेगा कि अरे बिजनेस शुरू में तो अच्छा कर रहा था, अब खराब कर रहा है. बट इज दैट द सिचुएशन? एसेट तो इतना ही यूज किया है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बिजनेस अच्छा या बुरा कर रहा है. बिजनेस अच्छा बुरा करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना और घटना चाहिए, बट इट शुड बी ड्यू टू सेल्स योर एक्टिविटी, नॉट ड्यू टू चार्जिंग ऑफ डेप्री. यही चीज यहाँ पे देखो. रिपेयर का ट्रेंड क्या रहेगा? इनिशियल ईयर में 1,000, लेटर ईयर में 2,000, उसके बाद 3,000. व्हाट इज द टोटल? 4 4 4. The total impact on profit is nullified. Same. एसेट वही है, 3 साल वापरा, खाली पैटर्न चेंज कर दिया तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट गॉट नलिफाइड. तो कौन से वाले एसेट्स पे आरबीएम करना एडवाइजेबल? जिसमें रिपेयर्स के खर्चे होते हैं कि जिसमें रिपेयर्स के खर्चे नहीं होते? होते हैं. जिन एसेट्स में रिपेयर का खर्चा होता है, क्यों समझ में आ रहा है? जिन एसेट में रिपेयर का खर्चा हो रहा है तो रिपेयर का खर्चा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है एंड डेप्री का ट्रेंड उल्टा फॉलो कर रहा है, तो एक दूसरे को इम्पैक्ट नलिफाई कर. तो प्रॉफिट अभी मैं श्योर है प्रॉफिट बढ़ेगा तो इट इज ड्यू टू सेल्स, घटेगा तो इट इज ड्यू टू सेल्स, नॉट ड्यू टू माय डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. व्हेयरएज ओवर हियर मेरे को चेक करना पड़ेगा, डबल चेक करना पड़ेगा, सारा प्रॉफिट चेंज क्यों हुआ? इज इट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट ड्यू टू माय सेल्स? डबल एनालिसिस लगेगा और कुछ नहीं. So what can we conclude? The assets which demand repairs, उस पे कौन सा मेथड सूटेबल? And the assets which do not require repairs, उस पे आप एफआईएम करो, क्योंकि रिपेयर्स है ही नहीं तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट का इम्पैक्ट नलिफाई कर रहा है. यस और नो? कौन से ऐसे एसेट होते हैं जिसमें रिपेयर्स की जरूरत नहीं होती है? फर्नीचर होता है, फिक्सचर्स होता है, गुडविल होता है, इंटैंजिबल एसेट्स होता है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, उन पे रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत. तो उनको कौन सा मेथड सूटेबल है? मतलब काय को? क्योंकि रिपेयर का खर्चा है नहीं तो ये 2 चलेगा मेरे को, प्रॉफिट का इम्पैक्ट नलिफाइड. जब रिपेयर का खर्चा है तो कौन सा एडवाइजेबल? आरबीएम मेथड. एक फर्म दोनों मेथड यूज कर सकता है, लेकिन
एसेट क्लास अलग होना जरूरी है। मतलब मशीनरी है, ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी विल अप्लाई आरबी। पेटेंट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ पेटेंट्स विल पुट एफआई। कैन डू इट। एसेट क्लास शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि मशीन में एक मशीन पे आरबीएम कर रहा है, एक मशीन पे एफआईएम कर रहा है, दैट शुड नॉट बी देयर। ऐसा एसेट क्लास, एक एसेट क्लास पे एक मेथड ऑफ डेबिट। एंड एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता। मतलब मशीन या कोई भी एसेट पे कंपनी ने एक बार एक डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड कर लिया या मेथड डिसाइड कर लिया, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको घड़ी घड़ी चेंज करो कि ना। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बोलते हैं? पॉलिसी। पॉलिसी मतलब अपना रूल बनाया आपने कि मैं एफआईएम चार्ज करेगा 10% से या आरबीएम चार्ज करेगा 20% से। अब ये आपने सोच समझ के किया होगा, मर्जी में ऐसे करके डिसाइड तो नहीं कर दिया आपने। अच्छे से एनालिसिस किया होगा, पूछा होगा ये एसेट की लाइफ कितनी है, बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, कितना एसेट टिका है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, सब रूल बांध के आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई किया होगा। तो एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये मेथड से डेप्री करना है, वो आपकी पॉलिसी बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉलिसी। उसको घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं, क्योंकि अगर चेंज करोगे, आज आप एफआईएम 15% कर लो, कल आप आरबीएम 20% पे चले गए, तो धड़ाक से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर बेचारा कंफ्यूज घूमते रहेगा मार्केट में, गालियां देते आपको, बराबर है। इट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, राइट? तो अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली एक बार अडॉप्ट कर लेता है कोई बिजनेस, तो चेंज करने का नहीं। तो अपना लॉ में भी दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी दिया हुआ है। आईसीआई बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी जो AS1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिचुएशन में चेंज कर सकते हो। कितना? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी रूल? जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने डाला, वो 3 सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो। नंबर 1, चेंज इन द कंट्रीज लॉ। कंट्री का लॉ चेंज हो गया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो झक मार के करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। नंबर 2, चेंज इन स्टैंडर्ड। चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो भी लॉ जैसा ही है, करना पड़ेगा। नंबर 3, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज द ग्रे एरिया। उधर सारे कंपनीज झोल करने लग जाते हैं, उधर बेटर प्रेजेंटेशन। अभी पहले हमको लगता था आरबीएम बेटर प्रेजेंटेशन, अभी हमको लगता है एफआईएम बेटर प्रेजेंट करना है, झोल डाल दिया बेटर प्रेजेंटेशन। सो दे कैन चेंज द पॉलिसीज एट विल, बट अच्छे बिजनेसेस जो होते हैं वो घड़ी घड़ी पॉलिसीज चेंज नहीं करते, घड़ी घड़ी पॉलिसीज चेंज नहीं करते। आपके खुद के बिजनेस को इफेक्ट हो जाए। अब कल आपको बोलूं आज सवेरे 12th का लेक्चर 8 o'clock है, फिर 9 o'clock है, फिर 7 o'clock है, आप खूब कंफ्यूज होते रहोगे, ये क्या है, इधर तो कुछ श्योर भी है नहीं, तो बाहर गुडविल इफेक्ट हो जाए। इज दिस क्लियर? दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ ब्रॉडली which methods of depreciation businesses adopt? FIM and ये 2 मेथड का मतलब समझ में आया? टैक्सेशन डिपार्टमेंट हमेशा क्या फॉलो कर रहा है? लेकिन कंपल्सरी अपने को आरबीएम करना जरूरी नहीं है, उसका आरबीएम लो, टैक्स ढूंढो, उसको पे करो, खत्म, अपना अपना चला दे। ओके, इसमें फिर क्रिएट होता है डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो सब इंटर में आएगा। अभी इस साल सीए फाउंडेशन में आपको 3-4 और छोटे छोटे मेथड्स हैं जो बहुत इजी है डेप्री। मेनली इट इज एफआईएम एंड आरबीएम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीएफडी का। पीएफडी अगर याद होगा, मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के वक्त बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो कंसेप्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसके हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बराबर है। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड व्हिच वी आर डूइंग, दैट इज एफआईएम। अच्छा, मुझे बताओ एंट्रीज आते हैं आपको सब? व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग एन एसेट? एसेट को चार्जिंग डेप्री, किस दिन पे डेप्री चार्ज करोगे? अच्छा, नॉमिनल अकाउंट तो लोअर एंड में कहाँ जाएगा? व्हाट इज एंट्री टू ट्रांसफर डेप्री? अच्छा, एंट्री टू सेल एनी एसेट?
बैंक टू एसेट, क्रेडिट पे भेजा तो डेटर टू एसेट, राइट? एंड जब भी बेचते हो तब यू मेक दैट नोट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। याद आया? ओरिजिनल कॉस्ट से स्टार्ट करके आप नोट बना दोगे। अच्छा, हाउ मेनी थिंग्स यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? 3। बैंक टू एसेट्स, लॉस की एंट्री क्या है? एंट्री क्या है? बाय लॉस, मतलब लॉस टू एसेट, लॉस टू एसेट, राइट? बैंक लॉस टू एसेट, 50 का 40 पे बेचा तो बैंक 40 लॉस 10 टू एसेट। प्रॉफिट है तो एसेट टू प्रॉफिट। रिमेंबर, प्रॉफिट लॉस इज आल्सो नॉन कैश, profit loss is also non cash, it doesn't belong to cash, it belongs to asset। remember, bank to asset, cash अपना loss to asset, asset to profit। and सबसे पहली चीज, जब भी asset बेचते हो तो उस पर क्या चार्ज करते हो? डेप्री for the part of the year। याद आया? 6 महीना वापरे तो 6 महीना, 8 महीना वापरे तो 8 महीना, उसके बाद सेल करते हो। सेम चीज है, मोस्टली आपको अकाउंट भी वही पूछे जाते हैं, 2 अकाउंट पूछे जाते हैं। कौन से 2 अकाउंट बना देते सबने? एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन, बराबर है? नया मेथड है पीएफडी, उसमें एक्स्ट्रा अकाउंट्स आ जाए, बाकी सब में तो बेसिक सेम ही रहने वाला है। एंड जर्नल एंट्री, इधर एक आध एंट्री पूछते हैं, बाकी जर्नल एंट्री इतना सीए में पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, एफआई। यहाँ पे कोई डाउट तो हाँ, वर्किंग नोट नहीं, देखो यहाँ पे ना सेल का वर्किंग नोट दिखाना बहुत जरूरी है, बाकी वर्किंग नोट आप नहीं भी बताओगे तब चलेगा। व्हाट इज रॉन्ग, कम ऑन, बैठो ना चुपचाप। सो सेल का वर्किंग नोट इज मस्ट, बाकी इजी वर्किंग नोट अगर इग्नोर किया तो चलेगा, लेकिन थोड़ा है 2-3 मशीन का नोट है, डेप्री का दिखाना है, कैलकुलेशन का तो दिखाओ, एकदम इजी कैलकुलेशन स्किप, बट बाकी वो नोट्स में कंजूसी मत करो, सीए में मत करो। या नाउ आईटी डिपार्टमेंट में पता है कि वो कंप्यूटर 4-5 साल चलेगा, तो भी 60% से भी डेप्रिसिएट होता है। नहीं, 60% इसके लिए क्योंकि जनरल ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट में कंप्यूटर 10 साल नहीं चलता, 2-3 सालों में खत्म हो जाए, आपका चल गया तो आपका चल गया ऐसा। एरोप्लेन 20 साल दिया उन्होंने, सब देख के दिया, बट आपके बिजनेस में चल गया तो चला। और कैसा है, आप जो भी रेट डेप्री का चूज करते हो या लाइफ चूज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी ली होंडा सिटी और मैंने उस पे एस्टिमेटेड लगाया कि यूजेज के हिसाब से 10 साल चलेगी, कॉर्पोरेट यूजेज के हिसाब से कितना 10 साल चलेगी। और मुझे समझो, हाँ रेट में कैसा होता है, एफआईएम मारूंगा तो कितना आएगा 10%, लेकिन इसी में मैं अगर आरबीएम मारूं ना तो कितना आएगा अप्रॉक्स 20%। The rate of RBM on the same asset is approximately double the rate of FIM। तो RBM 20% आएगा, FIM जो भी मैं मारूं, जो भी रेट लगाऊं, वो रेट सोच समझ के लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने FIM 10% लिया और गाड़ी चल गई 20 साल, आपने सोचा 10 साल है, वो चल गई 20 साल। ऐसा खतरनाक एस्टीमेट, इसलिए बुढ़ा लोग को मैनेजमेंट में लेता है पब्लिक, टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज ओल्ड पीपल, वो तो पॉलिसी फ्रेम करता है कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड जजमेंट उनका जजमेंट परफेक्ट गिरता है। तो अभी आपने सोचा 10 साल, निकला 15 साल 20 साल, क्या फालतू गिरी गाली देगा। तो आपने अगर 10 साल सोचा है ना तो 11 साल 9 साल, बस उससे खतरनाक वेग जजमेंट होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो जो भी आप एस्टिमेट करते हो वो एकदम ऑलमोस्ट एक्यूरेट होना। इवन इन केस ऑफ आरडीडी, आपने आरडीडी लगाया 5%, पैटेंट हुआ 10%, इट दैट बी राइट। आपने 5% किया तो पैटेंट शुड बी अराउंड 6% और 4%। इतने बड़े लेवल पे तो इट शुड बी अराउंड 4.9% और 5.1%। उससे ज्यादा वेग डिफरेंस होना, क्योंकि आप अगर अभी तो आप मार्केट से कनेक्टेड नहीं हो, आप जैसे स्टॉक मार्केट्स को फेस करोगे आगे जाके तो हर क्वार्टरली रिजल्ट आता है। क्या आता है? और क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स, एवरी क्वार्टर आते हैं।
तब सारे business channels and newspapers they provide estimates before that quarter. उस business का results का estimates आ जाता है pre quarter. और वो estimates वो लोग भी पीछे कौवे के जैसा पड़ा हुआ है तान के, ये कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा, ये कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा, उसके estimates आ जाते हैं. और वो जो actual रिजल्ट आते हैं ना, वो estimates के आसपास ही आते हैं. मतलब आपको बहुत सर्टेनिटी से वो बिजनेस के अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, एस्टिमेट्स निकालने की जरूरत है. बहुत बिग डिफरेंस है तो आपको एक गाली छूटा पड़ेगा तो पब्लिक में सब आने वाले. क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने दिया जो ना ये ऐसी का लाइफ है 20 साल में 10 साल में दिखा देगा, ज्यादा खर्चा निकालेगा तो छोटे लेवल पे चलता है, बड़े लेवल पे इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. ओके, ऑन द अकाउंट्स एंड गुड. सर ये सीए इंटर में है. सीए इंटर में तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. क्या पेपर तो इधर ही है. चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भर के सारे स्टैंडर्ड अब सीए इंटर में टोटल अराउंड 33 है, 33 या 34 हर साल बनाने. स्टैंडर्ड्स आपने सीखे नहीं अभी. हाँ वो बेसिक ये सोसाइटी लाइन कर रहे हैं तो अभी तो 10 पेज. हाँ अभी तो खाली नाम पता है, फिर डिटेल है. लेजर बना लो. वी आर डूइंग सम नंबर. ये सब पढ़ना घर पे बैठ के अच्छे से. पहला पेज, दूसरा पेज, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, बस 3.5 पेज, 3.5 पेजेस इज्जत से पढ़ना. फर्स्ट 3.5 पेजेस. I want you to take some number 11. What are the 3 names of FIM? Anyone remembers? FIM, original gross payment. FIM, fixed installment और such है. क्यों OCM? जो रेट होता है वो किस पे मारते हो? ओरिजिनल कॉस्ट. बराबर है. रेट कैसे ढूंढते हो? याद है रेट का फॉर्मूला? डेप्री अपॉन कॉस्ट इनटू 100. डेप्री का अमाउंट कैसे ढूंढते हो? डेप्री का अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. बोल के देख लो. अगर एसेट की कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप 10,000 है, लाइफ इज 10 years, 9,000 इज एनुअल डेप्री. परसेंटेज कैसे ढूंढोगे? परसेंटेज डेप्री अपॉन कॉस्ट इनटू 100. तो 9,000 अपॉन 1 लाख इनटू 100 दैट इज 9%. ये रेट किस पे डालना है? हर साल ओरिजिनल कॉस्ट. दैट्स व्हाई द नेम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. याद आया फॉर्मूला? पक्का? परसेंटेज अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100. आपको बिजनेस में कोई परसेंटेज देता नहीं है या 10% से कर पाता. आपको ढूंढना है परसेंटेज. आप कैसे ढूंढोगे परसेंटेज? डेप्री अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100. और डेप्री अमाउंट कैसे ढूंढोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. ये पता है आपको? कॉस्ट पता है आपको? व्हाट इज कॉस्ट? खाली खरीदने का वैल्यू कि इंस्टॉलेशन फिक्सेशन सब है? एवरीथिंग. स्क्रैप पता है आपको? आज पता है स्क्रैप? दूसरों को देख के मार्केट में से पता चल गया कि एस्टिमेट कितना है. लाइफ मार्केट में से बोलो. कैश कुछ नहीं दिया तो कैश. बट कॉस्ट में खाली ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेने का. ऑल इंस्टॉलेशन फिक्सेशन एवरीथिंग, राइट? हिस्टोरिकल कॉस्ट. सॉर्टेड ऑल ऑफ यू? अभी सम नंबर. अच्छा 3 नाम. इसको क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं? ग्राफ. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ डेप्री? हर साल इधर टाइम ले लो और इधर डेप्रिसिएशन ले लो. तो ईयर 1 2 3 4 2 3 4 हर साल डेप्री अमाउंट विल रिमेन द same. Year 1 it is 10,000. This is 4 6 8 10 12
पहला साल 10, दूसरा साल 10, तीसरा साल 10, चौथा साल 10, पांचवा साल 10, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हर साल डेप्री अमाउंट विल बी सेम। ये अगर आरबीएम है तो क्या हर साल डेप्री सेम है? तो फिर उसका प्लॉटिंग करोगे तो एक पहले ज्यादा, फिर घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, तो इट्स अ लाइन negative sloping. It's a line sloping downwards, left to right. Right? Supply curve? बराबर है? So this is your line sloping downwards. Line sloping downwards, left to right. Supply सही है ना? डिमांड आपका लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इससे रिलेशन नहीं है। तो लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स मतलब इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर इयर्स में आरबीएम के तीन नाम WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। याद है? चलो शुरू करते हैं पहला पार्ट। सम नंबर कौन सा बोला मैंने आपको? 11th sum। क्या दिया है पढ़ो। Jain brothers acquired a machine on 1st July at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh on installation. A firm writes off 10% on original cost every year. Books are closed on 31st December every year. Prepare machine and debris account for 2 years, 15 and 16. कब खरीदा? और योर एंडिंग क्या है? सीए एग्जाम में वैसे भी कुछ नहीं दिया तो अस्यूम इट इज 31st December, not 31st March। 12th में 31st March, सीए एग्जाम 31st December। या सीए के हिसाब से ये सब कितने टाइम में होना चाहिए? 5 मिनट। हो जाए। ओके 5 मिनट का समय, वेरी सिंपल। क्या होगा एंट्री? खरीदा एसेट, मशीनरी टू कैश बैंक लिखते थे ना, इधर टेंशन ही नहीं है, हर बार बैंक लिखो बिंदास। एवरी एंट्री यू कैन राइट बैंक, नो प्रॉब्लम। ओके, नो नीड टू राइट कैश एट ऑल, ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड यू राइट कैश, अदरवाइज बैंक। कितना? 14 की 15 विद इंस्टॉलेशन। किस तारीख को डेबिट चार्ज करेंगे? लास्ट में। क्या एंट्री करेंगे याद है? डेप्री टू मशीन। हाँ बोलो। डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री। एफआईएम कर रहे हो ना, तो 15 लाख पे कितना टका? कितना महीना? 6 महीना, 75,000। इजी वाला आप इधर भी दिखा सकते, नहीं दिखा तो चलेगा, बेटर है कि दिखाओ। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, किधर तो दिखा दो। एग्जामिनर में एक पॉइंट मत दो कि आपने छापा है कि कुछ किया है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ नहीं तो यहाँ, जितना हो सके बताने का हैबिट है। 75,000, इज दैट राइट? बाय बैलेंस सीडी हो गया ना, एक साल की मशीन का। दिस इज 15 lakhs, दिस इज 14 lakhs 20। हाँ तो पहला साल किया ना, 2 साल का साथ में थोड़ी बैलेंस भूल गए, साल के एंड में बैलेंस देना है। सो टू बैलेंस बीडी कितना आएगा? 14 लाख 25,000। व्हाट अबाउट डेप्री अकाउंट? बाय पीएनएल 75,000। वेरी गुड। बाय पीएनएल की बाय बैलेंस? क्यों बाय पीएनएल? क्योंकि साल हो गया। हाँ डेट का फॉर्मेट है वो, खाली ईयर लिखो फिर नीचे डेट्स लिखो या हर एक में डेट लिखो चलिए। सेकेंड ईयर किस पे चार्ज करोगे? 14, 25 की 15 लाख? श्योर? हेलो हेलो, हाय सर। So second year also I will charge on
15 lakhs only because it is which method? But now for how many months? 12. पहला साल 6 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी को जैन टू दिसंबर यूज किया है? 2 लाख अभी वाह वाह अभी क्या है अभी क्या 2 लाख। अभी क्या सर क्या अभी क्या अभी buy balance sheet. Get it? How much? 14 lakhs 25,000. 14 lakhs 25 and this is I think 12 lakhs 75. Yes? Check. This is 1 lakh 50 और second year भी ये चला जाएगा आपका by P&L account. This is 1 lakh 50,000. Is this clear? 31st December 16. That's it? Finished? हो गया सर This is your first. Sum number 24. 24 is a module sum और इतना फेवरेट सम है 2 बार 3 बार पेपर में आ चुका है 2 बार 3 बार एमटीबी में भी आ चुका है सेम सम पता नहीं ये सम में ना है बहुत सिंपल चीज बट सिर्फ ये लोग को जीरो से प्यार है बहुत सारा जीरो जाता है सम नंबर 24 एक ही मिनट है एक मिनट रुको अपन ये करते हैं बाद में थोड़ा इजी लेते हैं फोर्थ सम ले लो फोर्थ सम ले लो लास्ट सम फोर्थ सम सर इजी है रहने दे फोर्थ सम लास्ट सम बहुत छोटा सॉरी हाँ इसमें वर्किंग नोट्स है सेव भी है अब ये मल्टीपल ईयर का सम है बेसिक ये भी मॉड्यूल सम है सम नंबर 4 इसमें लास्ट में पढ़ो प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी नहीं करना नहीं करना एक्सपोजर आपका पीएमडी वाला है वही ले लेते वही ले लेते सम नंबर 24 ले लो Sum number 24, sorry. That was PMP. I was thinking ये easier option था पर वो PMP वाला. 24th sum. सर वर्किंग नोट है हाँ है ना इसमें वर्किंग नोट. देखो 24th sum. Pay attention. The LG Transport Company. ये भी easy है खाली zero का ध्यान रखना. हाँ? I don't remember it guys. LG Transport Limited.
सर मुझे एक्स्ट्रा में करा था। एक मिनट, दो लोग नहीं आए, कौन कोई लोग नहीं आए? और योग का है? दिल्ली भी तो नहीं आए, चार पांच लोग नहीं आए। चार लोग नहीं आए, जस्ट एक गवर्नमेंट। चलो वो टेस्ट देके गया क्या? इसको भी नहीं था। क्यों वो नहीं आया जिन्हें? Okay, 24th sum, चलो last sum quick. LG Transport Company purchased 10 trucks of 45 lakh. ये sum easy है, सिर्फ zeros का ख्याल रखना है. 10 trucks of 45 lakhs each. तो कितना हुआ टोटल? 4 crore 50 lakhs. 4 crore 50 lakhs each on 1st April 2014. 1st April 2014. On October 1st 2016, इसका भी फोन में बंद कर दो फटाफट. On 1st October 2016, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is recovered from the insurance in full settlement. On the same day, another truck is purchased by the company for a sum of 50 lakhs. The company writes off 20% on original cost. What is 20% original cost? FII. The company observed calendar year as financial year, means 31st December. If the motor truck account for 2 years ended 31st December 2017, मतलब 2016 and 2017 का करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से ट्रांजैक्शन? 14 से. तो 14-15 का अकाउंट बनाने का कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हो? मेक अ नोट एंड 14 और 15 का क्या करो? नोट में ही डेप्रिसिएशन कर दो. सर मैंने अकाउंट बना लिया है 4 साल का. मत करो ऐसा. बेटर है कि 2 साल का नोट में बनाओ और बाकी 2 साल का अकाउंट बनाओ, क्योंकि अकाउंट आपको 2 ही साल का पूछा है. अरे वो बैलेंस नहीं है ना, शुरुआत कैसे करोगे? चलो तो पहले एक नोट बना के बैलेंस ढूंढ लो. समझा मैंने क्या बोला? अकाउंट आपको खाली 16-17 का पूछा है. ट्रक का शुरुआत कहाँ से है? 1st April 14 से. सो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st April 14 कितने ट्रक्स थे? 45 लाख इंटू 10, 4 crore 50 lakhs. बराबर है? 4 crore 50 lakhs. पहला साल लेस डेप्रीसिएशन फॉर 14 कैलेंडर ईयर ही है. कितना महीना यूज किया होगा आपने? 9 months. कैलसी अभी तो आसान हो जाएगा. 4 crore 50 lakh पे 20% फॉर 9 months, 67 lakh 50 lakh. 67 lakh 50 आया. 20% है मिला. हेलो, उधर हम लोग लिखते थे ना वर्किंग आउट ईयर एंडिंग मेथड. इधर वो सब मगजमारी का जरूरत नहीं, सीधा कैलकुलेशन. होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट. हेलो, एक्सीडेंट 16 में हुआ, तो अपने को 14-15 में कोई एक्सीडेंट सेल वेल नहीं हुआ. बराबर है? ये आया तो यू गेट WDV एज ऑन 1/4/15. एक साल बाद कितने का हो गया? 82 लाख. 3 crore 82 लाख 50 का. एक और साल करना है क्योंकि अपने को 16 तक करना है. तो 15 का डेप्री एक और साल कितना महीना आएगा? 12 महीने. किस पे लेगा? WDV की ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 4 crore 50 लाख का 20% फुल ईयर 90 लाख. तो 90 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन हो गया. तो ये हो जाएगा 2 crore 92 lakh 50,000. This is WDV as on 1 ये 1/115, ये 1/160. ऊपर भी 1/1 लिखना 9 महीने बाद. इधर 1/115, इधर 1/160.
तो ये चीज आपको अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं। 4 साल का अकाउंट भी बना दोगे, नॉट रॉन्ग, बट बेटर इट इज टाइम कंज्यूमिंग भी और प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, बेटर नोट में दिखाओ। ओके, अकाउंट रॉन्ग नहीं है, मार्क्स मिल सकता है, बट बेटर है कि अकाउंट ना करके नोट बनाओ। अभी 1116 से आप अकाउंट बना लो। 1116 में आ जाओ, टू बैलेंस बीडी कितना दिखेगा? 2,92,50,000 सॉर्टेड। यहां तक सबको समझा? पक्का? ये ओसी का हैबिट उधर निकाल देना, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। अभी what is happening in 2016? One of the truck is facing an accident, right? On 1st October 16, one of the trucks involved in an accident is completely destroyed and 27 lakhs recovered from company. अभी फर्क नहीं पड़ता है चाहे क्लेम मिले चाहे बेचो, बेचने में भी पैसा मिल रहा है, क्लेम में भी पैसा मिल रहा है, बराबर है? So entry, account treatment, everything remains same. खाली loss on sale की जगह loss by accident, लॉस ऑन सेल की जगह लॉस बाय एक्सीडेंट, या प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल की जगह प्रॉफिट ऑन क्लेम, प्रॉफिट ऑन सेल की जगह प्रॉफिट ऑन क्लेम। देखते हैं क्या होता है। व्हेनेवर यू सेल, इधर बेच रहे हो कि एक्सीडेंट हो रहा है, क्या फाइंड आउट करना, क्या बनाना? प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सीडेंट, सेल की जगह एक्सीडेंट, बराबर छे। स्टार्ट विथ ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1414 का ही ट्रक होगा, कितने का होगा ये ट्रक? 45 लाख। एक जीरो कम कर दो, ऊपर से ही फिगर्स मिलते जाएंगे। लेस डेप्रीसिएशन 14 में कितना महीना? 9 महीना, तो 6,75,000। यू गेट WDV एज ऑन 1115। मैं खाली एक जीरो उड़ा रहा हूं, दिस इज 30। हाँ जी, WDV में से एक जीरो निकाल देना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक जीरो हटा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करने से कर सकते हो, रॉन्ग नहीं है, पर उधर 10 का किया है ना, तो एक का बनाओ। एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखना है। डेप्रीसिएशन फॉर 15 फॉर 12 मंथ्स कितना है? यहाँ से 9 लाख, यहाँ तक आ जाओ। WDV एज ऑन 1116, 10 मार्क का सम आता है, ये आता है ना, 29,25,000, 29,25,000। ये क्या किया मैंने? 10 ट्रक का किया था ऊपर, अभी ये कितने का किया? एक ट्रक का, क्योंकि 1 ट्रक इज डिस्ट्रॉयड। कब डिस्ट्रॉय हुआ है? 2016 में 1 अक्टूबर। तो क्या करना चाहिए? और डेप्री करना चाहिए। कितना महीना? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना और करो डेप्रीसिएशन। तो लेस डेप्रीसिएशन 16 में 9 महीना, राइट? सो किस पे लेना है? 45 लाख पे 9 मंथ्स, आई थिंक यही रहेगा, 6,75,000। सो व्हाट इज योर WD एज ऑन 1/10/16? 22,50,000 आया। इस दिन पे ये ट्रक बेचा नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया। इट डजंट मैटर, बेचो डिस्ट्रॉय करो, पैसे तो आ गए। सो लेस क्लेम कितना आया? इंश्योरेंस क्लेम 27 लाख। तो क्या हो रहा है? ट्रक था 2250 का, लेकिन क्लेम आ गया 27। So it's profit on claim of how much? 4,50,000. Is this clear? 4.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है इंश्योरेंस पे प्रॉफिट। ऐसा कैसा प्रॉफिट हो गया उसका? वहां पे तो लॉस होता है। उसने डेब्री ज्यादा किया है, नंबर 1, और दूसरा उसने ओवर इंश्योरेंस है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट भी भर रहा है। उसने 45 लाख पे पॉलिसी ली हुई है, तो प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। आप करवा सकते हो फुल्ली इंश्योर्ड, तो उसमें महंगा पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, भरते रहो प्रीमियम, फिर नहीं हुआ नुकसान तो आपका ही जाएगा पैसा।
लेकिन अगर नुकसान हुआ तो क्लेम मिल जाए, वहां पे प्रॉफिट होने का चांस है। इज इट क्लियर? इंश्योरेंस वाला के चेक करेगा, एफआईआर होता है, पुलिस वाला आता है, पता चला तूने ही ठोके तो तेरे को ये लगेगा। तो यू कैन नॉट डू झोल। पहले ऐसा करता था लोग, ज्वेलर्स यूज्ड टू डू, ज्वेलरी को इंश्योर करवाता था, खुद का ही दुकान में चोरी करवाता था, और फिर माल भी अपने पॉकेट में और क्लेम भी अपने पॉकेट में। So people used to do that. Very risky. Now, how many things will record at the time of sale? 3. पहला क्या? डेप्री। कितना? कितना डेप्री? ये रहा 6,75,000 बराबर है? हेलो, 6,75,000। डेट आएगा 1/10/16। फिर सेल है तो देखो क्लेम एडमिटेड है कि मिल गया? मिल गया तो बैंक टू मशीन, क्लेम टू मशीन के जगह बैंक टू मशीन। याद है? हाँ, ट्रक तो बैंक टू ट्रक बराबर है। इज दिस क्लियर? तो क्लेम टू ट्रक के जगह बैंक टू ट्रक, तो ट्रक में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। ये पार्ट समझा? व्हाट इज द क्लेम वाज एडमिटेड? तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, वो डेटर अकाउंट आ जाता। याद आया? प्रॉफिट है कि लॉस? तो बाय प्रॉफिट की टू प्रॉफिट, ट्रक बढ़ गया ना वैल्यू में, तो ट्रक टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन क्लेम लिख देना था, सेल के जगह प्रॉफिट ऑन क्लेम। दिस इज 4,50,000, date is same 1/10/16. Simple. What will you do after sale? Again डेप्री। कौन से वाले पे डेप्री चार्ज करने का? 9 ट्रक्स बचे, कौन खरीदा है क्या कुछ? 50 लाख का उसी डेट पे। Same date another truck was purchased for 50 lakh. So 1/10/16 के दिन एक और खरीदा है तो टू बैंक कितना? 50 लाख। अब कितने ट्रक का डेप्री आप करेंगे? 10 ट्रक्स, वर्किंग नोट 3 डेप्री बराबर है 10 ट्रक का डेप्री करना है। 9 ट्रक पुराने और एक नए, अलग अलग करते हैं। पहले 9 ट्रक्स का करेंगे, कैसे? कितने का होगा 9 ट्रक? 4 करोड़ 50 लाख का था, 45 लाख का एक गया, तो बचा कितना? 4 करोड़ 5 लाख बराबर। 4 करोड़ 5 लाख पे 20% फॉर 12 मंथ, 12 महीना वापरा है उन ट्रक्स को। हेलो, दिस इज 81 लाख ना? 81 लाख। और जो एक न्यू ट्रक है उस पे कितना? 50 लाख पे कितना महीना? बोलो, नया वाला ट्रक पे कितना महीना? 3 मंथ्स। 9 ट्रक पे 12 महीना, समझ में आया कि नहीं? कितने ट्रक थे? 10। कितना गया? उस पे हो गया सब रिकॉर्ड, डेप्री, सेल, प्रॉफिट। याद आया? बचे 9 ट्रक, कितना वापरा? 12 महीना। तो 4 करोड़ 5 लाख किधर से आया? समझा नहीं? समझा? 4 करोड़ 50 लाख के थे ना, 45 लाख का क्या? तो 4 करोड़ 5 लाख, उस पे 81 लाख, और 50 लाख वाला ये इस पे कितना? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स कितना? टोटल 83 लाख 50,000. So 8350 is debris and get the balance. ये सब पे जीरोस का ही ख्याल रखना है, उसी पे खिलता है ICA। बाकी सब सिंपल, एक ही सेल है और फिर बैलेंस। टोटल 3 करोड़ 47 लाख, I don't know, 3 करोड़ 47 और बैलेंस शीट कितना है? डेप्री अकाउंट है खाली ट्रक, नो डेप्री। बैलेंस करिए
3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. कितना है बैलेंस? टू टू नाइन सेवन 500 2 crore 29 lakh 75 2 crore 29 lakh 75. अब एक और साल है, 2 साल पूछा है ना? हेलो तो सेकेंड ईयर इस पे कर रहे हैं वापस सेम वैल्यूज FIM कर रहे हैं तो 9 ट्रक का कितना टाइम 4 crore 5 lakh पे 20% फॉर 12 months की 9 months 3 months 4 crore 5 lakh full 12 months 81 lakhs. हेलो मिला? एंड जो न्यू ट्रक है, एक ट्रक सिंगल ट्रक 50 लाख वाला, उस पे 20% फॉर हाउ मेनी? इस साल 12 महीना, पिछले साल 3 महीना वापरा, इस साल 12 महीना वापरा है। 50 लाख वाला भी 10 लाख, तो टोटल हो गया 91 लाख. Total depreciation is 91 lakhs. The balance 229.75 and 178.75 1 crore 38 lakhs 1,000 1 crore 38 lakh 75 lakh. Right? Stop. Nothing more homework. Monday we are meeting. More sums on FIM and then we'll start with RBM. बराबर है ये सब क्लियर? खाली 4 साल की जगह मैंने 2 साल का नोट बनाया, 2 साल का अकाउंट. सेल याद आया? सेल वर्किंग नोट्स मैटर करते हैं ये सब में. ओके, you can leave. Bye bye. See you. Take care.